ये विलियन चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 2 पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ देख लें। पार्ट 2 वीडियो हम लोग चलिए सीखेंगे। तो पिछला यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग सीखेंगे विलियन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध कि दोनों में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस याद रखना है जो इसमें फॉर्मूला है उसको याद करना, ठीक है। कि मोलरता इंटू विलेय का अनुभार इक्वल टू नॉर्मलता इंटू तुलंग की भार, ठीक है, ये होता है। या फिर इसको स्किप कर दीजिए, छोड़िए, दिमाग मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पर और मोलरता मोल प्रभाव में संबंध, ये भी दिमाग मत लगाइए, छोड़ दीजिए फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है विलेयता। विलेयता क्या होता है इसको समझते, ठीक है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 100 ग्राम तुम ले लो पानी, ठीक है, 100 ग्राम, उसमें अधिक से अधिक तुम कितना चीनी घोल सकती हो, जितना भी तुम चीनी घोल सकती हो वही उसका विलेयता हो जाएगा। तो किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप, मतलब पानी अगर ठंडा है ठंडा, गर्म है तो गर्म, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, मतलब 100 ग्राम में पानी में, विलायक मतलब पानी कल बताए थे ना, में घुल जाती है, उसे उसको विलेयता कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे अब होता है देखो गैसों की द्रव में विलेयता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गैस द्रव में विलेयता, देखो दुनिया में 3 तरह का पदार्थ होता है। एक होता है ठोस, ठीक है, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, ठीक है। यहाँ पर तो देखो ठोस में मिलकर विलीन बना सकता है, द्रव में मिलकर बना सकता है, और गैस में। जैसे द्रव क्या हुआ कि पानी में तुम डाल दो नींबू डालो, ठीक है, तो पानी नींबू दोनों लिक्विड है तो द्रव हो गया। गैस क्या हुआ, CO2 में ऑक्सीजन मिला दो तो गैस हो गया, है ना। ठोस क्या हो गया कि मोम में तुम जो है फिनाइल मिला दो, ठीक है, गोली, ठीक है, तो मोम में का हो गया, ठोस में ठोस का हो गया। लेकिन दो अलग अलग भी हो सकता है कि द्रव और गैस। द्रव गैस तुम देखिए स्प्राइट जो लाते हैं, स्प्राइट लाते हैं ना, जब उसका ढक्कन खोलते हैं सिट से आवाज़ निकलता है ना, तो मतलब वो जो पानी है ना स्प्राइट, उसके लिक्विड में क्या CO2 गैस भरा हुआ है ना, तो द्रव में क्या मिला हुआ है, गैस, ठीक है। ठोस को द्रव में मिलाते हैं ना, चीनी का दाना क्या है, ठोस है ना, और पानी क्या है, द्रव है, तो ठोस द्रव में, है ना। तो ठोस द्रव का विलीन भी बनता है ना, द्रव गैस का विलीन बनता है, गैस का भी बनता है, द्रव का भी बनता है, ठोस का बनता ही है, और दो को एक्सचेंज करके भी बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, सब प्रकार का होता है। तो हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता, गैस का द्रव में विलेयता हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताओ, गैस का मतलब CO2 गैस को कभी तुम हवा को पानी में कैसे मिलाएगी, उसके कुछ नियम है, आसानी से मिला पाएंगे। जैसे बोलेंगे नमक को तुम पानी में मिला दो, आसानी से मिला देगी। ठोस को द्रव में आसानी से मिला दिए, लेकिन क्या CO2 तो गैस है ना जी, गैस को पानी मिला आसान है, नहीं मिलता बहुत जल्दी, है ना। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है हमको, कुछ नियम है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो गैस का द्रव में विलेयता पढ़ेंगे, ठीक है। बोलता है भिन्न भिन्न गैसों को द्रव में विलेयता भिन्न होती है, मतलब अलग अलग गैस का द्रव में विलेयता अलग अलग। कोई द्रव में ज़्यादा घुलता है, कोई बहुत कम घुलता है। जैसे ऑक्सीजन जो है द्रव में बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाता है, ठीक है। इसीलिए जो मछली होता है ना पानी में, वो ज़्यादा अच्छा से सांस लेता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, ठीक है। पानी में ऑक्सीजन जल्दी घुल जाता है, CO2 बड़ी मुश्किल से घुलता है, ठीक है। यहाँ पर तो हर एक गैस का अपना होता है घुलने में, कितना ज़्यादा, कोई कम घुलेगा कोई ज़्यादा घुलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो वही बोल रहा है कि भिन्न भिन्न गैस, अलग अलग गैस का द्रव में विलेयता भी अलग अलग होता है, ठीक है, जो हम समझेंगे। सॉरी गाइस, हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिए। O2 यहाँ लिखा हुआ, ऑक्सीजन जो है जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, सॉरी, ऑक्सीजन जो बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि कुछ अन्य गैस जैसे CO2 हुआ, HCl इत्यादि जो जल में घुलनशील होती है। हम जस्ट यहाँ पे उल्टा बोल रहे, ठीक है। हम बोले CO2 कम घुलता है, ऑक्सीजन ज़्यादा घुलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ऑक्सीजन ही कम घुलता है और CO2 क्या होता है, ज़्यादा घुलता है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को याद कर लो ताकि ऑब्जेक्टिव में जब कोई ये आएगा तो आपको याद करने में ऑब्जेक्टिव सुविधा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषक गुणांक द्वारा समझा जाता है, ठीक है। अवशोषक, यहाँ पे एक वर्ड आएगा अवशोषण गुणांक, है ना, मतलब कि जल जो कितना द्रव को खींच सकता है, ठीक है, उसी बोलेंगे। मतलब गैस का द्रव में विलेयता को कैसे समझते हैं हम लोग, बताओ किस पे समझते हैं, अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जाता है। सामान्य ताप दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषक गुणांक बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक निश्चित टेम्परेचर बढ़ाना घटाना नहीं है, ठीक है, जो भी टेम्परेचर, ठीक है, पानी है। अब पानी कितना अपने अंदर गैस घुलाया हुआ है, मतलब CO2 घुलाया हुआ या फिर HCl घुलाया हुआ अपने अंदर है, ठीक है। यहाँ पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, उसके क्या बोलेंगे, अवशोषक
गुणांक बोलेंगे। अवशोषण से क्या क्या बोलेंगे? गुणांक। तुमसे को पूछेगा कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, बोलना है कि सामान्य ताप या दाब पर किसी विलायक में, विलायक मतलब वही लिक्विड पानी, ठीक है, विलायक में कि निश्चित आयतन में, मतलब एक फिक्स आयतन में कितना गैस घुला हुआ है, उसी को उसका क्या बोलेंगे? अवशोषण गुणांक बोलेंगे। तो ये देखिए अवशोषण गुणांक का ये परिभाषा है जो हम लोग पढ़ लिए, समझ गए, ठीक है। अब होता है अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। देखो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अवशोषण गुणांक मतलब क्या हुआ कि कोई द्रव अपने अंदर कितना गैस घुला हुआ है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका द्रव में क्या होगा, गैस का क्या होगा, उसका घुले तक ज़्यादा है ना। जैसे कि अवशोषण गुणांक का मान बढ़ाएंगे तो गैस के मान में, जैसे जो जल में गैस का मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, और ऑब्वियसली बात है, ठीक ना, क्योंकि अवशोषण गुणांक ही बताता है कितना कोई चीज़ अवशोषित किया हुआ है ना। जल जो है कितना गैस को अपने अंदर रखा हुआ है वो अवशोषण गुणांक ही बताता है। अगर ये बढ़ा है इसका मतलब ज़्यादा रखा हुआ है, अगर ये कम है तो कम रखा हुआ है, ठीक है। तो गैस है ना, अवशोषण गुणांक हम लोग का उदाहरण यहाँ देखो, तो गैस का देखो He हीलियम जो है 0.009 होता है, नाइट्रोजन का 0.15 होता है, हाइड्रोजन का 0.17 होता है, ऑक्सीजन का 0.2028 होता है, और CO2 का 0.88 होता है, और H2S का सबसे ज़्यादा 2.26 होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका, ठीक है। तो सबसे कम हीलियम का है, सबसे ज़्यादा इसमें है किसी भी द्रव में इसका गुणांक है। चलिए अब एक वैज्ञानिक का नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे, हेनरी। क्या पढ़ेंगे? हेनरी। जो हेनरी दादा थे ना, ये क्या नियम दिए थे? ये नियम दिए थे गैस, जो गैस होता है उसको पानी में घुलाएंगे तो कैसे घुलता है, प्रेशर डालने घुलता है, या फिर पानी को गर्म करेंगे तब घुलेगा, ठीक है। तो उसका नियम देते हैं हेनरी, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हेनरी का नियम, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण यही है, हेनरी का नियम और उसका सीमाएँ है ना, क्या क्या है। तो हेनरी नियम क्या बोला था कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, कौन सा ताप पर? स्थिर, मतलब पानी ले लो चाहे कुछ भी लिक्विड ले लो, उसका ताप स्थिर होना है, मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कढ़िया पर रख के गर्म कर रहे हैं उसके बाद में, ठीक है। स्थिर ताप मतलब टेम्परेचर का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ। देखो कि पानी में, जैसे यहाँ पे देखो ये एक हो गया बीकर, इसमें तुम डाल दिए जल, ये जल है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे, ठीक है, जल है, यहाँ पे डाला हुआ है पानी, ठीक है। अब इसमें जो है, इस बीकर में जो है हमको क्या डालना है? गैस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, गैस यहाँ पे छोड़ दे, गैस बाद बाहर भाग जाएगा, दोबारा इसमें घुसेगा नहीं। तो इसमें गैस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो गैस डालने के लिए इसका मुँहमा हमको करना पड़ेगा बंद, इसका मुँहमा क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, ठीक है। पाइप ऐसे डाल करके गैस का, ठीक है, और यहाँ पे पंप लगा के, मोटर पंप लगा, बहुत ज़ोर से प्रेशर करना पड़ेगा, प्रेशर है ना, प्रेशर से डालना पड़ेगा। जितना प्रेशर हम डालेंगे उतना प्रेशर से इसमें घुलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये चीनी तो है नहीं, चीनी डाले पानी में इसे मिला दिए तो घुल गया, नमक तो है नहीं, है ना। ये गैस है, गैस उड़ जाएगा हवा में, क्योंकि यहाँ हवा से उड़ जाएगा, ठीक है। तो CO2 गैस को हम लोग पाइप से लेकर के इसके अंदर जो है छोड़ेंगे प्रेशर से, क्या चीज़ से? प्रेशर से, बिल्कुल प्रेशर कर देंगे, ठीक है। तो प्रेशर से डालने पर ना वो क्या होता है, पानी के अंदर घुल जाता है, ठीक है। यही है जब तुम ऐसी क्या बोलते हैं, स्प्राइट की बोतल लाते हो ना, और जब उसको खोलते हो, स्प्राइट की बोतल को जब तुम खोलते हो तो फिर से देखिए जो आवाज़ करता है ना, वही करता है, क्योंकि जब हम बोतल जो खोलते हैं तब प्रेशर रिलीज होता है। प्रेशर क्या होता है? रिलीज, कम होता है। जब कम होता है, जो मिला हुआ CO2 होता है ना, जो हल्का फल्का ऊपर वो फट से उड़ जाता है, ठीक है। तुम चाहे कितना बार भी अथी तुम आधा पी लो पानी अथी स्प्राइट, ठीक है, उसको बहुत ज़ोर से हिलाओ, ठीक है, उसके बाद फिर ढक्कन खोलना, तुम देखना फिर प्रेशर से निकलेगा, क्योंकि जब तुम हिलाती है ना तो गैसवा कुछ बाहर आके यहाँ जमा होता है खाली बोतल में, ठीक है। और जब उसको खोलते हैं, क्योंकि प्रेशर से दबा हुआ था, जैसे प्रेशर रिलीज होता है फट से देकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जो होता है स्प्राइट का बोतल हमेशा आवाज़ करता है, ठीक है, एक आवाज़ आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ना बहुत प्रेशर से मशीन से जो है ना CO2 गैस डाला जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और जब वही गैस जब निकलता है तो प्रेशर से आवाज़, ठीक है। तो हेनरी क्या बोला कि जितना तुम पनिया में CO2 गैस तुमको मिलाना, चाहे कोई भी गैस तुमको मिलाना है, उतना तुमको प्रेशर डालना, धकेलना पड़ेगा, उसको बहुत जोर से प्रेशर डालना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर के समानुपाती होता है। अब तुम बताओ कि अगर किसी भी पानी में, ठीक है, गैस मिलाना, उसका अगर प्रेशर कम करेंगे, क्या कम घुलेगा, ज़्यादा घुलेगा? कम घुलेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ज़्यादा घुलेगा, ठीक है। तो समानुपाती मतलब हुआ कम में कम, ज़्यादा में ज़्यादा, ठीक है। तो वही दे दिया M प्रोपोर्शनल P मतलब प्रेशर हुआ, ठीक है, और M मतलब वो मास, कितना हम लोग का कितना चीज़ घुला हुआ, मात्रा, मास मतलब मात्रा, द्रव्यमान होता है, ठीक है, देखो है ना। M मतलब घुली हुई गैस की मात्रा, जितना मात्रा होगा जितना प्रेशर डालेंगे, P प्रेशर, जितना प्रेशर डालोगे उतना वो होगा, ठीक है। तो M प्रोपोर्शनल P, ठीक है, और M इक्वल टू KP हो जाएगा, K जहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे
एक स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तुम कन्फ्यूज मत हो, इसको अपना याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये वो हेनरी का नियम, इस चैप्टर से ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है। हेनरी का नियम क्या है और उसका सीमाएं भी हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। आगे अगर इसको दूसरा तरीका से बोला जाएगा, दूसरा तरीका से यही नियम को, सेम नियम को, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा द्रव्यमान का मतलब वजन के हिसाब से, ठीक है ना, और ये हुआ तुम्हारा मोल के हिसाब से। कल मोल बताए थे ना, किसी भी पदार्थ का जो केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में जो उसका वजन होता है उसका मोल में होता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन है, कार्बन को तुम किलो, तो बहुत परमाणु है ना, छोटा है, तो उसको थोड़ी तुम ऐसे नाप पाओगे पूरा 1 किलो 2 किलो, है ना, नहीं नाप पाओगे, ठीक है। तो छोटा मतलब उसको वजन को मोल बोलते हैं, ठीक है। तो मोल में अगर नापना है तो उसका नियम बोलता है किसी गैस, है ना, किसी गैस वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, उसका जो दाब होगा ना, उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। मोल के लिए क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर तो किसी गैस वाष्प अवस्था में, कोई गैस है वाष्प अवस्था मतलब लिक्विड अवस्था में, ठीक है, यहाँ पर ये गैस अवस्था में, ठीक है, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, उस पर जो दाब पड़ता है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती है। कि उस विलयन में जो लिक्विड है, पानी, उसमें कितना गैस है उसी का मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए ये भी उसका आपका हेनरी का नियम है, लेकिन आप यही वाला याद रखिएगा, इसको नहीं कीजिए अभी तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो दुनिया में कोई भी नियम देता है ना, तो उसका कुछ न कुछ गलतियाँ भी होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत पहले नियम दिए, उसमें उतना आधुनिक मशीन नहीं था, तो उसी प्रकार से हेनरी के नियम का कुछ सीमाएँ, सीमाएँ मतलब क्या होता है, उसका कुछ दिक्कत। तो दिक्कत क्या है उसको पढ़ते देखो। तो बोलता है हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता। अगर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, लगभग बर्फ़ के अनुसार कर देंगे, तब ये नियम काम नहीं करेगा, तब ये नियम काम नहीं करता। मतलब एक बहुत कम ठंडा पानी में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये पहला नियम, इसका पहला दिक्कत इसका ही हो। दूसरा क्या है कि दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी ये नियम कार्य नहीं करता। अगर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर कर देंगे ना हम, ठीक है, मिलाने के लिए, ठीक है, फिर भी ये नियम नहीं काम करेगा। ये नियम क्या बोला था, जितना दाब डालेंगे उतना जल्दी गैस घुलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गैस में दाब दे देंगे तब भी वो नहीं घुलेगा, ठीक है। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक से बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस आगे क्या बोला, ये नियम कब लागू होता है, जब गैस की विलेयता का मान जो है विलायक से बहुत कम होता है। मतलब विलायक जो है पानी, ठीक है, पानी में CO2 मिलाना है ना, तो विलायक, पानी तो बहुत भयंकर विलायक है, कोई भी चीज़ को घोल लेता है अपने अंदर ना, और CO2 बहुत कम विलायक है, तो बहुत ज़्यादा जब अंतर होगा दोनों में तभी ये काम करेगा नियम, अन्यथा नहीं काम करेगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलायक में रासायनिक अभिक्रिया करता है। मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, और पानी में ऐसा कुछ डाल दे जिसमें जो पानी से रिएक्शन कर सके, क्या सके, रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जिसमें रिएक्शन हो सके, अभिक्रिया कर सके, उसमें ये नियम काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि घुलेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं कर लेगा, ठीक है, यहाँ पर, इसलिए उसमें भी काम नहीं करेगा। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएँ हैं, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हेनरी का नियम दिया था उसका क्या सीमाएँ है, ठीक है। दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग मतलब कि इसका रियल लाइफ में क्या यूजेस है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, हम आपको कुछ आसान भाषा में समझा देंगे, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हेनरी जो है इसका नियम कहाँ यूज है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोलता है, देखो बोलता है सोडा जल, अभी तुमको जो बताया ना वही स्पाइट, ठीक है। यहाँ पे सोडा जल वही हुआ, स्पाइट को सोडा जल बोलते हैं, ठीक है। सोडा जल एवं शीतल पेय में, पेय मतलब ठंडा पानी में, ठीक है, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जो हम तुमको पता है कि बोतल बहुत कस के बंधा हुआ है, ठीक ना। तो ये हुआ, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए कि सोडा जल में जो है ढक्कन को बहुत कस क्यों बंद किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर लिखाएगा कि सोडा जल में शीतल पेय जलों को CO2 घुलाने के लिए हमको बहुत ही दाब से उसको बंद करना पड़ता है बोतल को, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर ये वाला नियम थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समझ, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर जो पानी के अंदर जाता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए स्पंदीय वायु पर निर्भर होता है। मतलब जो अंदर जाता है ना समुद्र के अंदर, जो 2 सिलेंडर होता है उसमें गैस नहीं होता, उसमें लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड, पानी वाला होता है, उसमें CO2 ऑक्सीजन जो होता है हम लोग सांस लेने वाला, वो सिलेंडर में पानी होता है। क्या होता है, पानी, ऑक्सीजन का पानी होता है, ठीक है, लिक्विड तरह का होता है, वो गैस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखना, ठीक है, अंदर में। तो स्पंदीय मतलब वही हुआ, उसको जो है पानी बना दिया था, निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस जैसे N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि भी रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है, ठीक है।
ऑक्सीजन तो शरीर में मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन खून, रुधिर मतलब क्या हुआ, खून है ना, खून में विलय रहती है। ठीक है, जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण जो है घुली हुई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका संरचनाओं में प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न होते हैं जिसे हम बेंक्स कहते हैं। यह शरीर अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होता है। ये बोला क्या, आपको इतना लंबा याद नहीं करना, मैं आपको अपना भाषा में समझाता हूँ। बोला क्या है कि देखो कि जब गोताखोर है ना, देखो गोताखोर पानी के अंदर जाता है ना, तो पानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पानी हर जगह लाखों अरबों टन पानी है, ठीक है, और गोताखोर पानी के अंदर यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो इस पर हर जगह प्रेशर पड़ रहा है ना। अगर ये सिलेंडर जो इसके पास है, ठीक है, वो अगर गैस रहेगा तो गैस पानी में रहेगा तो ऊपर लेकर चल जाएगा इसको, ठीक है। एक गैस लिक्विड में होता है, ठीक है, यहाँ पे, और लिक्विड बहुत प्रेशर से इसके पास आता है, ठीक है, ताकि इसके नाक में, अगर नाक में क्या खून है ना, शरीर में तो खून ही में घुलना है ना उसको, ऑक्सीजन को, ठीक ना, तो वो भी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और हम जो सांस लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का तो काम होता है, नाइट्रोजन हम लोग फेंक देते हैं बाहर, ठीक है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाया जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे, हम लोग को फेफड़ा को वो आदत तो है नहीं, है ना, तो फेफड़ा हो जाएगा खराब, क्योंकि उसको आदत है दोनों मिला हुआ लेने का, ठीक है। यहाँ पे इसलिए जानबूझ के उसमें अशुद्धियाँ मतलब नाइट्रोजन में मिलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे उसको करने के लिए, ठीक है, और प्रेशर में रखा जाता है। जब इसको यही दोनों मिला के डाला जाता है, ठीक है, अगर ये नहीं करे, सिर्फ ऑक्सीजन दे, तो ये जिंदा तो रह जाएगा पानी के अंदर ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर आएगा, नाक से जैसे अपना पाइप निकालेगा, ठीक है, तो अब क्या है, वायुमंडल में इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों लेना पड़ेगा। तो अब तो उसके शरीर में नाइट्रोजन है नहीं, लेकिन अब उसको नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, तो अब वो हो जाएगा मिसबैलेंस। क्या हो जाएगा शरीर में, खून में मिसबैलेंस, क्योंकि अंदर जो पानी के अंदर था सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा था, नाइट्रोजन नहीं ले रहा था, ठीक है ना। तो आप शरीर में सिर्फ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है नहीं, और बाहर नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। यही मिसबैलेंस के चक्कर में उसको हो जाएगा रोग, बीमारी हो जाएगा बहुत खतरनाक, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए दोनों बगल सेम ही रहे, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन भी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहिए ऐसा कोई शॉर्टकट होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, आप उसको याद कर लीजिए, इतना लंबा याद करने जो नहीं है। चलिए, हेनरी का नियम का तीसरा यूज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला यूज पढ़े कि वही जो बोतल में हम लोग बहुत कस के लगाते हैं बोतल ताकि घुल जाए, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े कि गोताखोर जो है अपने साथ सिलेंडर जो ले जाता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल कंप्रेस्ड गैस होता है, मतलब लिक्विड गैस होता है, ताकि वो सांस ले सके अच्छा से, ठीक है। तीसरा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन अधिक आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। मतलब जैसे हम लोग देखो, मान ली पहाड़ है, ठीक है, तो कोई माउंटेन पर अगर चढ़ रहा है ना, तो नीचे हवा बहुत ज़्यादा गहरा है, ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर हवा बहुत पतला है, बहुत कम हवा है, ठीक है, मतलब हवा का दबाव बहुत कम है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है, ऊपर का स्थान पे कम होता है, ठीक है। अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं पर्वतारोहियों के रक्त एवं ऊतकों के में ऑक्सीजन की मात्रा निम्न हो जाती है। मतलब जो ऊपर जो रहता है ना, जो आदमी ऊपर बेस बनाया हुआ है, ऊपर इसका घर जो है ना, तो उसका शरीर में जो है ना ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, कम, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, हवा बहुत ही अकबका का सांस नहीं ले पाओ, बहुत धीरे धीरे सांस लेना पड़ता है वहाँ ऊपर में, कि बहुत ज़्यादा हवा कम होता है, ठीक है, तो कम हो जाता है। इस कारण जो है पर्वतारोही कमजोरी महसूस करते हैं, ठीक है, और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। अगर शरीर में खून, दिमाग में खून और ऑक्सीजन अगर दो चीज़ नहीं अच्छा सप्लाई होगा तो आदमी अच्छा से सोच भी नहीं पाएगा, उसको भ्रम हो जाएगा, बहुत सा भ्रम हो जाएगा, कुछ भी करने लगेगा, ठीक है, और मर भी सकता है, ठीक है। तो ऊपर में इसीलिए, ठीक है, तो कई बार तुम माउंटेन का मूवी में देखिए, ऊपर भी आदमी गैस सिलेंडर लेके जाता है, ठीक है, ऊपर सांस लेने के लिए, ठीक है, ऐसा भी होता है, ओके। तो दोनों में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या हुआ यूज, कि नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो आदमी ज़्यादा सांस ले पाता है, जितना प्रेशर ज़्यादा उतना अच्छा खून में, देखो प्रेशर मतलब खून लिक्विड है ना, तो खून में उतना ही प्रेशर से अच्छा से घुलेगा अपना ऑक्सीजन, ठीक है। ऊपर प्रेशर कम हो गया तो अब खून में जो है ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुलेगा और इसलिए खून में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यही इसका एक अनुप्रयोग हुआ, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जो कि यहाँ पे ये हेनरी का नियम का अनुप्रयोग खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब, ठीक है, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। बोलता है द्रव और किसी वाष्प के माध्य साम्यावस्था में स्थित ताप पर लगने वाले वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसको शॉर्ट में तुमको समझाते हैं, क्या बोला, द्रव और किसी वाष्प के मध्य, द्रव मतलब क्या हुआ, लिक्विड, जो पानी है, ठीक है, पानी हुआ, ठीक है, पानी लिक्विड, और किसी वाष्प के, वाष्प मतलब क्या होता है, ये पानी जो उड़ता है ना इसे करके गैस बन के, है ना, उसी को बोलते हैं वाष्प, ठीक है।
वाष्प के मध्य के बीच साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहते हैं। साम्य अवस्था मतलब सिंपल अवस्था, ठीक है। सिंपल अवस्था में गैस निकल रहा था, इन दोनों के बीच जो पानी जो गैस बनता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक दाब लगता है, क्या लगता है, एक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो इसी प्रेशर को वाष्प दाब कहते हैं। साम्य अवस्था मतलब सिंपल अवस्था में जो लगता है यहाँ पर, ठीक है। द्रव से वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है और वाष्प से द्रव बनना संघनन कहलाता है। ये लोग पहले पढ़ चुके केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर तो द्रव हुआ, द्रव से वाष्प बनना क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे, है ना। और फिर देखो इस पर ढक्कन रख देंगे, मान ली डेक्ची, डेक्ची पानी निकला, यहाँ ढक्कन, ढक्कन फिर इस पर वाष्प रखा था, फिर पानी बन जाता है यहाँ पर, है ना। तो वाष्प से फिर द्रव बना, उसको क्या बोलेंगे, संघनन, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आता है वाष्प दाब में अवनमन, हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो समझते हैं यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन क्या बोलता है, जब किसी विलायक में कोई वाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं, ठीक है। देखो मान ले कोई विलयन है, ऐसे है, ठीक है, विलयन में पानी है, ठीक है। अब पानी में कोई ऐसा पदार्थ हम मिला दिए जिसका जो वाष्प नहीं बन सकता, जैसे मिट्टी, मिट्टी कभी भी गैस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है ना। तो मिट्टी घोल दिए या फिर ऐसा कुछ घोल दिए जो गैस नहीं बन सकते, वाष्प नहीं बन सकता, ठीक है, उसको घोल दिए। तब जब इसमें मिट्टी आ गया तो जैसे छुच्छा पानी जो खल पानी था, ठीक है, उसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब में अब अंतर हो जाएगा, ठीक है। जो सिर्फ पानी था ना, इसका वाष्प दाब ज़्यादा था, ज़्यादा वाष्प बन सकता था, लेकिन अब इसमें हम मिला दिए, मिट्टी मिला है ना, तो अब इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम बताओ कि कोई ऐसी में कढ़ैया में पानी रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ, ठीक है, और कोई कढ़ैया में कीचड़ रखा हुआ है, पानी में मिट्टी मिला हुआ है। अब दोनों गर्म करेंगे, कौन ज़्यादा वाष्प छोड़ेगा, कौन ज़्यादा वाष्प, ऑब्वियसली पानी ज़्यादा छोड़ेगा, है ना, ये बहुत कम छोड़ेगा, है ना, क्योंकि मिट्टी मिला हुआ है इसमें, है ना, समझना क्या चीज़। तो वही बात है यहाँ पे कि जिसमें हम ऐसा चीज़ मिला देते हैं उसी को वाष्प का अवनमन बोलते हैं। मतलब विलायक में कोई ऐसा चीज़ मिला दो जिससे कि उसका क्या हो जाए, उसका वाष्प दाब कम हो जाए, उसी को वाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे, वाष्प का अवनमन बोलेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब आता है इस चैप्टर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, राउल्ट का नियम। सुने भी हो किसी के मुंह से कि राउल्ट का नियम याद कर, लेकिन आवा है ना एग्जाम में। तो राउल्ट का नियम एग्जाम में आने का हर बार में 10 बार में कम से कम 4 बार 5 बार संभावना होता है कि राउल्ट का नियम आ जाएगा। हेनरी का नियम या राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम या राउल्ट का नियम, ठीक है, आते रहता है। तो अब राउल्ट का नियम क्या है उसको पढ़ेंगे।